नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। अब अपना आज का टॉपिक है, सबसे पहले अपन लेते हैं बीज। बीज में देखो, बीज किसको कहा जाता है। सबसे पहले बात आती है तो यहाँ पर दो तरीके से बीज को परिभाषित करते हैं। दो तरीके से, एक बॉटनी के आधार पर, वनस्पति के आधार पर। तो वनस्पति के आधार पर अलग परिभाषा है और एग्रोनॉमिकली अगर अपन देखें तो अलग परिभाषा है। बॉटनी के लिए अगर देखते हैं, यानी कि बॉटनी के अनुसार देखेंगे तो बीज, बॉटनी के अनुसार बीज का अर्थ होता है कोई भी जो दो गैमेट का संलयन होता है और जो बनता है उसको बीज कहा जाता है, या जिसको अपन कहेंगे जाइगोट बनता है तो उसको बीज कहा जाता है। लेकिन अगर एग्रोनॉमिकली देखें तो अपने बीज कोई भी भाग हो सकता है, कोई भी भाग हो सकता है, क्योंकि फसल उत्पादन के लिए तना भी काम में लिया जाता है, बीज भी काम में लिया जाता है, और कुछ औषधीय पादपों के अंदर जड़ भी काम में ली जाती है, और कुछ पादपों के अंदर सजावटी पादप होते हैं, उनके अंदर अपनी पत्तियां भी काम में ली जाती है। तो कोई भी पादप भाग जो फसल उत्पादन के लिए या पौधे उगाने के लिए काम में लिया जाता है वो कहलाता है बीज। एग्रोनॉमिकली बीज उसको कहा जाता है, लेकिन बॉटनिकली एक परिपक्व भ्रूण या परिपक्व बीजांड जो होता है वो बीज कहलाता है। तो यहां पर आ जाएगा आपके सिंपल परिपक्व भ्रूण। अब यहां पर परिपक्व भ्रूण के अलावा दो चीजें और होती हैं, वो अब सब जानते हैं। एक आता है कि बीज के चारों तरफ आवरण होता है जो बीज की रक्षा करता है। दूसरा, उसके अंदर भ्रूणपोष होते हैं जो एम्ब्रियो को, भ्रूण को पोषण का काम करते हैं। तो बॉटनी के अनुसार परिपक्व भ्रूण होगा वो क्या कहलाएगा, बीज कहलाएगा। लेकिन एग्रोनॉमिकली यानी कि अपने एग्रीकल्चर के अंदर अपन कहेंगे कोई भी पादप भाग, कोई भी पादप भाग जो फसल उत्पादन के लिए काम में लेते हैं, यानी कि फसल उत्पादन के लिए कह दो या पौधे लगाने के लिए कह दो, तो फसल उत्पादन के लिए जो काम में लिया जाता है वो बीज कहलाता है। यहां पर कोई भी पादप भाग का अर्थ यह है कि आपकी बीज हो सकता है, जड़ हो सकता है, तना हो सकता है और पत्तियां, क्योंकि सीड मोस्टली अपन काम में लेते हैं, जड़ कुछ आपके मेडिसिनल प्लांट्स में आते हैं, और यहाँ पर तना भी अपने जैसे आलू और गन्ना, इनके अंदर तना काम में लिया जाता है। और पत्तियां, जैसे ब्रायोफिलम की बात करते हैं तो ब्रायोफिलम प्लांट्स के अंदर अपन क्या करते हैं, पत्तियों के द्वारा ही नए पौधे तैयार कर लेते हैं। तो कोई भी पादप भाग जो फसल उत्पादन के लिए काम में लिया जाता है उसको सीड कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और अपने को ध्यान रखनी है, एक होता है आपके दाना और एक होता है आपके बीज, यानी कि सीड और ग्रेन। सीड और ग्रेन यानी कि दाना और बीज। यहां पर दाना, कोई भी बीज है वो दाना हो सकता है, यानी कि जिसको कंजप्शन के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए अपन काम में लेते हैं वो आपके सभी दाने होंगे वो दाना कहलाएगा। और जिसको फसल उत्पादन के लिए काम में लिया जाता है वो बीज कहलाता है, यानी दाने का वह भाग जो फसल उत्पादन में काम में लेते हैं वो बीज कहलाता है। अब इसके अंदर बीज में जो पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आता है आपके बीज के कौन कौन से गुण होते हैं, बीज की श्रेणियां कितनी होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी श्रेणियों की। कहीं पर आपके टाइप्स लिखे हुए होते हैं लेकिन टाइप्स नहीं होते, बीज की श्रेणियां होती है, क्योंकि एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी को उत्पादित किया जाता है, इसलिए बीज की श्रेणियां होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं श्रेणियों की। तो बीज की 5 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती है, 5 श्रेणियां होती है। परंतु यहां पर एक चीज आती है, आपके भारत में 4 होती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बीज की श्रेणियां कितनी है, 5, भारत में कितनी हो रही है, 4। इसका अर्थ ये हो गया कि 4 श्रेणियां हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि वह श्रेणी जो भारत में नहीं उगाई जाती, तो वहां पर अपने आ जाता है, एक आता है पंजीकृत। पंजीकृत बीज का उत्पादन भारत में नहीं होता, क्योंकि अपने यहाँ पर पंजीकृत बीज नहीं होता, उसका उत्पादन नहीं किया जाता। अब आपके जो 4 श्रेणियां हैं उन चारों श्रेणियों में से एक क्वेश्चन मोस्टली जरूर आता है। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं, एक आता है आपके सबसे पहले मूल केंद्रक, मूल केंद्रक बीज, जिसको अपन न्यूक्लियस सीड भी बोलते हैं, न्यूक्लियस। और दूसरा आता है आपके प्रजनक बीज, इसको कहते हैं ब्रीडर सीड। इसके बाद में आता है आपके फाउंडेशन सीड,
यानी कि आधार बीज, और चौथा है आपके प्रमाणित बीज। इसको कहते हैं सर्टिफाइड। ये चार क्लासेज हैं। मूल केंद्रक से प्रजनक बीज का उत्पादन किया जाता है, प्रजनक से फाउंडेशन का किया जाता है, और फाउंडेशन बीज से प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाता है। तो मूल केंद्रक बीज हो गया, प्रजनक हो गया, उसके बाद में अगली श्रेणी आती है वो फाउंडेशन सीड आती है, और सबसे अंतिम श्रेणी आती है वो प्रमाणित बीज होता है। जो पंजीकृत बीज हो अपने यहाँ पर, जो श्रेणी यहाँ नहीं होती, वो आपके आधार बीज के बाद में आता है, वो आपके यहाँ पर फाउंडेशन से ही उत्पादन किया जाता है, लेकिन अपने यहाँ पर ये नहीं होता। अब बात आती है कि इन बीज की श्रेणियों की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल केंद्रक और प्रजनक। प्रजनक की देखरेख में होता है, मूल केंद्रक बीज का उत्पादन किया जाता है, और केवल राजकीय फार्मों पर ही इसका उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा शुद्ध बीज होता है, यानी कि आनुवंशिक शुद्धता होगी वो सबसे ज्यादा किसमें होगी, मूल केंद्रक। हालांकि वैसे देखा जाए मूल केंद्रक और प्रजनक दोनों में ही आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है, लेकिन अगर जैसे मान लो कि चारों श्रेणियां आती है और फिर पूछा जाता है कि सर्वाधिक आनुवंशिक शुद्धता किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा आनुवंशिक शुद्धता होगी वो मूल केंद्रक में होगी। और वैसे अगर आता है तो आपके दोनों में ही, मूल केंद्रक बीज में और प्रजनक बीज में, दोनों में ही 100% आनुवंशिक शुद्धता होती है। फिर इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो देखो सबसे पहले तो बात करते हैं जो मूल केंद्रक बीज होता है। मूल केंद्रक बीज सबसे कम क्वांटिटी में होता है, यानी कि इसकी जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसको अपन नॉर्मली लिखने के लिए लिखते हैं कि ये किलोग्राम्स में होता है, क्विंटल्स में नहीं होता। इसकी मात्रा बहुत कम होती है, बहुत छोटे एरिया के अंदर, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ये प्रजनक उगाता है और विकसित करता है, उसको कहा जाता है मूल केंद्रक। तो ये इसकी मात्रा बहुत ही अल्प होती है और बहुत कम मात्रा के अंदर ऐसा होता है। इसको जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उससे आपके कौन सा बीज आता है, प्रजनक बीज आता है। दोनों के अंदर ही आपके जो आनुवंशिक शुद्धता होती है वो 100% होती है, और जो भौतिक शुद्धता होगी वो भी 100% होती है। भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता होती है वो 100% होती है, लेकिन मूल केंद्रक बीज किलोग्राम्स में होता है, यानी कि इसकी मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। प्रजनक बीज को जब आप उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, उसका गुणन कर लेते हैं, ये भी 100% शुद्ध होता है, ये भी प्रजनक के द्वारा। और यहाँ पर दोनों के अंदर ये अपन को ध्यान रखना है, किसकी देखरेख में होता है, प्रजनक की देखरेख में। अगर इनमें पूछा जाता है किसकी देखरेख में क्या आता है, तो प्रजनक की देखरेख में होता है, एक चीज। दूसरा होगा केवल राजकीय फार्मों पर, केवल राजकीय अनुसंधान फार्मों पर ही इसका उत्पादन किया जाता है, यानी कि और कहीं पे इसका उत्पादन नहीं होता। जो आपके राजकीय फार्म है उनके ऊपर ही इनका उत्पादन होता है, और प्रजनक की देखरेख में, सुपरविजन के अंदर ये उत्पादित किया जाता है। इसके बाद में आता है आपके फाउंडेशन, और फिर आता है प्रमाणित। तो फाउंडेशन बीज के अंदर आपको पूछा जाता है, तो यहां पर आनुवंशिक शुद्धता बीज में कम हो जाती है, क्योंकि एक बड़े क्षेत्रफल के अंदर इसको उगाया जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए, गुणन करने के लिए। तो बड़े क्षेत्र में उगाते हैं तो कुछ उसके अंदर, हालांकि कहा यह जाता है कि जो अपने रिकमेंडेशंस होती हैं कि बीज में पूर्णतः 100% आनुवंशिक शुद्धता होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर कुछ आ जाता है तो कुछ डिटेरियोरेशन किसी भी वजह से हो सकता है, ध्यान रखा जाता है, पृथक्करण दूरी रखी जाती है। तो यहाँ पर आनुवंशिक शुद्धता यहाँ लिखा जाता है, तो आनुवंशिक शुद्धता के लिए अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर 98% से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके हमेशा ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, एग्जाम में पूछा जाता है, और हर बार ये सोचते हैं कि 98% लिखा हुआ आ रहा है तो 98% आंसर करना है। 98% से ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलती है, नहीं लिखा हुआ होता है, लेकिन आपको यहाँ पर इसको मार्क करके याद रखना है कि 98% से ज्यादा। और मैं जैसे मोस्टली बताता हूँ, यहाँ पर मैं हमेशा ऑप्शन से ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मान लो आपके यहाँ पर 98 बुक्स में आपके लिखा हुआ है कि 98% आनुवंशिक शुद्धता होती है, तो 98 भी ऑप्शन है। दूसरा आपकी 99 ऑप्शन हो गया, तीसरा आपके 99.5 हो गया, और चौथा ऑप्शन आपके आ गया 99.5,
और चौथा ऑप्शन है आपके 100। इसका अर्थ है अगर ऐसा ऑप्शन आपके आता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपन ने लिखा है 98% से ज्यादा, यानी कि यहाँ पर 98 भी नहीं आएगा। 98 तो क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 98 से ज्यादा है। इसके बाद में 99 भी ज्यादा है, 99.5 भी ज्यादा है। 100 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 100% शुद्धता नहीं होती। तो दो ऑप्शन चले गए, फिर आपका बचता है दो ऑप्शन, उसमें से आपको करना है 99.5 और यही आंसर इसका सही है। अगर पूछा आता है आधार बीज में आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है, तो आधार बीज के अंदर आनुवंशिक शुद्धता होगी वो 99.5%, जो भी ऑप्शन के आधार पे आता है। इसके बाद में यहाँ पर भौतिक शुद्धता की बात आती है, वही 98% होता है। सेम यही चीज आपकी किसके अंदर होती है, यही आपके प्रमाणित बीज में भी होती है। 98% से अधिक आनुवंशिक शुद्धता होती है और 98% उसके अंदर भौतिक शुद्धता होती है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस। तो डिफरेंस में आपके सबसे पहली वो जो बात करते हैं डिफरेंस के अंदर, वो आती है सबसे पहला एक आता है आपके फाउंडेशन सीड। यहां पर प्रजनक का काम था, मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज। मूल केंद्रक और प्रजनक तक तो प्रजनक की देखरेख में हो रहा था। यहां पर आ जाता है आपके NSC। अपने दो इसके अंदर देखेंगे, यहां पर एक NSC आता है और एक SSC, ठीक है। और अपने यहाँ पर राजस्थान स्टेट है तो RSSC, दो चीजें होती है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। तो राष्ट्रीय बीज निगम, यहाँ पर आपके जैसे ही फाउंडेशन सीड आता है तो यहाँ पर NSC की देखरेख में। अब यहाँ पर प्रजनक का काम एक बार सुपरविजन करना होता है, उसके बाद में जो देखरेख है वो NSC अपनी देखरेख के अंदर इसका उत्पादन करवाती है। हाँ, जहां पर होगा वो अभी तक यहाँ पर वही चीज आएगी, राजकीय फार्म, केवल राजकीय फार्मों पर ही किया जाता है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, राजकीय अनुसंधान फार्मों का नाम आता है, उसमें सारे के सारे वो रिसर्च सेंटर्स यानी कि वो अनुसंधान केंद्र आ जाते हैं, जिसमें आपका यहाँ एग्रीकल्चर कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, कृषि विज्ञान केंद्र हो सकता है, ARS यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन हो सकता है। जो भी अपने अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान केंद्र हैं, वो सारे के सारे राजकीय फार्मों पे, जिसके अंदर कोई भी कॉलेज का फार्म हो सकता है, एग्रीकल्चर कॉलेज का फार्म हो सकता है, यूनिवर्सिटी का फार्म हो सकता है, या कृषि विज्ञान केंद्र का फार्म हो सकता है, या ARS का फार्म हो सकता है, उनके ऊपर इसका उत्पादन किया जाता है। अब प्रमाणित बीज के अंदर प्रमाणित बीज की बात करते हैं, तो प्रमाणित बीज के अंदर यहाँ पर जो बात अपन कर रहे थे NSC की देखरेख में, यहाँ पर SSC आ जाता है, यानी कि अपने यहाँ पर होगा तो RSSC की देखरेख में। NSC का काम बांटने के लिए स्टेट सीड कॉर्पोरेशन होता है, तो यहाँ पर राजस्थान स्टेट कॉर्पोरेशन की देखरेख के अंदर आपके किसका उत्पादन किया जाएगा, यहाँ पर किसका उत्पादन होगा, प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर एक चीज और ऐड होती है, वो ध्यान रखना है इसके अंदर अलग से, कि जो राजकीय फार्म है उनके अलावा भी बीज का उत्पादन किया जाता है, यानी कि किसानों के फार्मों पर भी बीज का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर एक आ जाएगा आपकी राजकीय फार्म, और राजकीय फार्मों के साथ साथ यहाँ पर प्रगतिशील किसानों के फार्मों पर भी। तो एक चीज आपकी इसमें ऐड हो गई, प्रगतिशील किसानों के फार्मों पर भी किया जाता है। तो यहाँ पर प्रगतिशील किसान और ऐड हो गया, राजकीय फार्म इसमें भी था, तो एक चीज तो एक्स्ट्रा हुई, प्रगतिशील किसानों के फार्मों पर भी प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाता है। RSSC की देखरेख में होता है। 98% से ज्यादा आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है, 98% भौतिक शुद्धता होती है। और प्रमाणित और फाउंडेशन के अलावा इसके अंदर एक चीज और आती है, वो आता है टैग का रंग। तो मूल केंद्रक के बीज का कोई टैग का रंग नहीं होता। यहाँ पर प्रजनक की बात आती है तो सबसे पहले आता है गोल्डन येलो। प्रजनक बीज के अंदर गोल्डन येलो यानी कि सुनहरा पीला रंग टैग काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर जिसको अपन नॉर्मली कहते हैं पीला। फिर इसके बाद में आता है फाउंडेशन, इसके अंदर सफेद, टैग का रंग कैसा होता है, सफेद होगा। और इसके बाद में आता है आपके जो प्रमाणित बीज है, प्रमाणित बीज में टैग का रंग होता है वो नीला, और इसको कहा जाता है, कभी कभी लिखा हुआ आता है, ध्यान रखना है, एजार ब्लू, यानी कि
हल्का ब्लू कलर काम में लिया जाता है, वो टेक का रंग होता है। तो नीला हो गया, फाउंडेशन के अंदर सफेद हो गया, और प्रजनक बीज का होता है सुनहरा पीला। तो सुनहरा पीला ध्यान रखना है, यानी कि गोल्डन येलो, सुनहरा पीला। क्लियर। इसके बाद में यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो आता है कि प्रजनक बीज से फाउंडेशन बीज का उत्पादन हुआ, तो फाउंडेशन बीज से प्रमाणित का हुआ। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है फाउंडेशन सीड, अगर ये पूछा जाता है कि आधार बीज किसकी संतति है, तो संतति तो किसकी हुई, प्रजनक की हुई, संतति तो किसकी होगी, प्रजनक की। लेकिन अगर ये पूछा जाता है आधार बीज का उत्पादन किससे किया जाता है, ध्यान से देखना, यहां पर दो चीजें बता रहा हूं। एक तो बात करते हैं अपन संतति की, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक तो संतति की बात करते हैं और एक उत्पादन। तो उत्पादन के अंदर अपने को ध्यान रखना है, संतति तो जो उसकी अपर वाली होगी, जैसे अगर आपकी बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस सीड, फिर उसके बाद में ब्रीडर सीड, फिर फाउंडेशन सीड, फिर इसके बाद में आ जाएगा सर्टिफाइड सीड। तो इसकी संतति यानी कि जो आपका सर्टिफाइड होगा वो फाउंडेशन सीड की संतति है, जो आपका फाउंडेशन यानी कि आधार बीज है वो ब्रीडर सीड की संतति है। तो एक के बाद में एक, यानी कि उससे पहले वाले ग्रुप की वो संतति है, प्रोजनी है। लेकिन अगर उत्पादन के लिए पूछा जाता है, तो उत्पादन के लिए आपको ये ध्यान रखना है, उत्पादन अगर फाउंडेशन का पूछता है, फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाता है फाउंडेशन सीड का उत्पादन पूछा जाता है, तो दोनों से होगा, खुद फाउंडेशन सीड से, और दूसरा उत्पादन किससे होगा, आपके फाउंडेशन किसकी संतति है, ब्रीडर सीड की। तो ब्रीडर सीड और फाउंडेशन सीड दोनों से ही इसका उत्पादन किया जाता है। उत्पादन दोनों के द्वारा होगा, क्योंकि जिसकी संतति है उससे भी उत्पादन हो रहा है, और खुद जो सीड है उससे भी उसका उत्पादन हो सकता है। ऐसे ही अगर आपके सर्टिफाइड का पूछा जाता है, तो सर्टिफाइड में क्या आ जाएगा, खुद सर्टिफाइड के द्वारा भी होता है, और दूसरा आ जाएगा सर्टिफाइड किसकी संतति है, फाउंडेशन सीड। तो फाउंडेशन सीड की के द्वारा भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। ये हो गई आपकी 4 क्लासेज। तो टैग का कलर पूछा जा सकता है, और फाइनली टैग के कलर के बाद में एक चीज और है, जो आपका सर्टिफाइड सीड है। सर्टिफाइड सीड, यहां पर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, किसानों को फसल उत्पादन के लिए दिया जाने वाला बीज, किसानों को फसल उत्पादन के लिए कौन सा बीज दिया जाता है, तो वो आ जाता है आपके प्रमाणित बीज। तो मूल केंद्रक से प्रजनक बना, प्रजनक से फाउंडेशन, फाउंडेशन से प्रमाणित। प्रजनक बीज का टेक का रंग हुआ वो आपका कौन सा हुआ, सुनहरा पीला हुआ। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है, टेक का कलर याद रखना है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो सुनहरा पीला आपके सबसे पहले आ जाएगा प्रजनक, उसके बाद में सफेद आधार बीज, उसके बाद एजार ब्लू यानी कि नीला, वो प्रमाणित में किसानों को दिया जाने वाला बीज है, प्रमाणित बीज और आधार बीज। अब एक चीज आती है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो क्लास होती है, श्रेणी होती है, वो मूल केंद्रक है, लेकिन अपने किसानों को दिया जाने वाला बीज प्रमाणित है, और उसका जो संतति वो उस किससे बना, यानी कि किससे उसका उत्पादन हुआ, वो फाउंडेशन सीड है। इसलिए आधार बीज को ही आपके मदर सीड कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, मदर सीड यानी कि मात्रक बीज अगर पूछा जाता है, तो मदर सीड कौन सा हो जाएगा, फाउंडेशन सीड हो जाएगा। तो फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी कहा जाता है। इसके बाद में प्रजनक की देखरेख के अंदर दोनों बीजों का उत्पादन होता है, यानी कि मूल केंद्रक और प्रजनक बीज का उत्पादन होता है, राज्य के फार्मों पे होता है। इसके बाद में आपके आता है आधार बीज का उत्पादन एनएससी की देखरेख में होता है, और इसके बाद में आता है आपके जो प्रमाणित बीज है, प्रमाणित बीज का उत्पादन आरएसएससी की देखरेख में यानी कि राज्य बीज निगम की देखरेख में किया जाता है। और राजकीय फार्मों के साथ साथ प्रगतिशील किसानों के फार्मों पर भी प्रमाणित बीज का उत्पादन होता है, और किसानों को फसल उत्पादन के लिए जो दिया जाता है वो कौन सा होता है, आपके प्रमाणित बीज। इसके बाद में आपकी इसके अंदर एक चीज आ रही है, वो है एक अपन ने शब्द लिखा था एनएससी और एक लिखा था आरएसएससी, ये अपने को ध्यान रखना है। एक आता है आपके सीड एक्ट, सीड एक्ट, बीज अधिनियम। तो अपने को ध्यान रखना है सीड एक्ट कब बना, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 1966 के अंदर बना, और लागू कब हुआ, 3 साल बाद में यहाँ पर ये क्या हुआ, सीड एक्ट लागू हुआ। क्लियर। एक चीज, तो सीड एक्ट कब बना, 1966, और लागू कब हुआ, 1969 के अंदर लागू हुआ। इसके बाद में आता है आपके एनएससी, एनएससी की स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 1963 के अंदर एनएससी की स्थापना हुई थी।
इसके बाद में आरएसएससी 79 के अंदर इसकी स्थापना 76 के अंदर शुरुआत हुई थी अलग अलग स्टेट्स के अंदर, तो अपने यहाँ पर आ जाएगा वो 79 आ जाएगा। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन इसके अंदर आता है तो उत्तम बीज के गुण। अब उत्तम बीज के अंदर गुण सबसे महत्वपूर्ण, उत्तम बीज किसको कहेंगे? जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध हो उसको उत्तम बीज कहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिक शुद्धता। तो आनुवंशिक शुद्धता पहले ही पढ़ चुके हैं अपन। बीज अगर लिखेंगे तो उसके अंदर ये लिखा जाएगा कि बीज आनुवंशिक रूप से 100% शुद्ध होना चाहिए। दूसरा आता है आपके अंकुरण प्रतिशत। अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत बीजों में सदैव अलग अलग क्रॉप के अनुसार होता है, क्रॉप वाइज होता है, वेरी करता है, क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स के अंदर अंकुरण प्रतिशत अलग अलग होता है। अब इसके लिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो अपने को ये ध्यान रखना है, लिख लेते हैं ये कैसे याद करना है। सबसे पहले देखो आपके जो अनाज वाली फसलें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनाज वाली फसलों के अंदर सबसे पहले बात करते हैं मक्का, उसके बाद में बात करते हैं गेहूं, उसके बाद अब आपको ध्यान रखना है कि जो बाकी की क्रॉप्स होगी तो मक्का के बाद में आ जाता है यहाँ पर धान, और सबसे ज्यादा धान के बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पर वो आ जाएगा आपके बाजरा। अब इसको याद करने का तरीका कैसे याद करें, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है। सबसे पहले मक्का की बात करते हैं तो मक्का के अंदर आपको ध्यान रखना है 90%, क्लियर, और उससे कम यानी कि 85%, फिर उससे कम उसको आपको क्या करना है, उसको आपको ध्यान रखना है 80%, क्लियर। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है तो वो आ जाएगा आपके 75%, क्लियर। उसके बाद में आपके आएगा तो यहां पर आ जाएगा 70%। अब यहां पर इनको कैसे याद करना, अपनी चारों क्रॉप्स को अपन ने लिख लिया, मक्का लिखा, गेहूं लिखा, धान लिखा, बाजरा, ये कौन सी फसलें हैं, ये अनाज वाली फसलें, इनके साथ में और दूसरी क्रॉप्स कौन सी आती है वो अपन देखेंगे। अब बात आती है यहां पर जैसे ही आपके बाजरा के साथ में कौन सी आएगी वो अपन अलग से लिखेंगे। फिर आता है 70, तो यहां पर जो आपका जितनी भी तिलहनी फसलें होती है जिसको अपन कहते हैं सोयाबीन है, सरसों है, तो तिलहनी फसलों के अंदर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके 70%। और सबसे कम की बात आती है तो वहां पर फिर आपके आता है वो आ जाता है आपके कपास। अब एक चीज तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे इसको याद करना है, तो अपने को ये ध्यान रखना है अगर आपको पूछा जाता है तो यहां पर जो 70% का है उसको अपने को क्या माना है, तिलहनी फसलों के अंदर, यानी तिलहन में अगर क्वेश्चन आता है कि तिलहन में सामान्यतः अंकुरण प्रतिशत कितना होता है तो एवरेज कितना होता है 70। अगर आपको पूछा जाता है यहाँ पर दलहन में, तो दलहन के अंदर आपको दाल वाली फसल के अंदर पूछा जाता है, दलहन नहीं लिखेंगे अपन, दलहन में और दाल वाले में फर्क होता है। तो अगर आपके दालों में पूछा जाता है तो दालों के अंदर आपके कितना आ जाएगा 75%। इसके बाद में आपके आता है धान गेहूं, तो गेहूं सबसे पहले मक्का के अंदर यही रखना है आपको, केवल मक्का में है 90%, जैसे आपके इसमें कपास में है 65%। इसके बाद में गेहूं के साथ में आपका इसके अंदर चना आता है, और चने के अंदर भी कितना होता है, गेहूं के बराबर ही होता है, कितना होता है 85%। फिर आता है आपके धान, तो धान के साथ में आपके चारे वाली फसलें जैसे आपके रिजका है, ठीक है, बरसीम है, उनके अंदर 80% होता है। इसके बाद में मैंने बताया कि आपके बाजरा के साथ में कौन सी आ जाएगी, दालें हैं, यहाँ पर 70% में तिलहन आ जाएगा और 65% के अंदर क्या आ जाएगा आपके कपास आ जाएगा। अंकुरण प्रतिशत कैसे याद किया जाता है, ये चीज अपनी सिंपल है। अपने अंकुरण प्रतिशत अगर निकालना हो तो अंकुरण प्रतिशत का फॉर्मूला होता है अंकुरित बीजों की संख्या और कुल बोए गए बीजों की संख्या, और यहां पर आ जाएगा आपके 100। ये हो गया अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरा जो उत्तम बीज का गुण है वो आ जाएगा आपकी भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता, तो भौतिक शुद्धता अपन सभी श्रेणियों के अंदर पढ़ चुके हैं। प्रमाणित बीज की बात करते हैं तो 98% से कम भौतिक शुद्धता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भौतिक शुद्धता का ही फॉर्मूला आता है,
यहां पर अपने को भौतिक शुद्धता देखने के लिए क्या करना होता है, शुद्ध बीज का भार बटा बीज नमूने का भार गुणा 100। अब यहां पर जो शुद्ध बीज आप निकालोगे, शुद्ध बीज, तो शुद्ध बीज क्या निकाल लोगे, बीज नमूने में से अशुद्धियां निकाल देंगे। क्या करेंगे, जो बीज नमूना है, बीज नमूना और उसमें से अशुद्धियां निकाल देंगे, तो आ जाएगा शुद्ध बीज आ जाएगा, और शुद्ध बीज में कुल बीज नमूने का भाग दे देंगे, तो आपके क्या आ जाएगा, आपके भौतिक शुद्धता। इसके बाद में आपके आता है चौथा, रियल वैल्यू, यानी कि वास्तविक उपयोगिता मान। अब वास्तविक उपयोगिता मान में आपको कुछ नहीं करना है, जो अंकुरण प्रतिशत है, यानी कि जर्मिनेशन परसेंट है, अंकुरण प्रतिशत और भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी, भौतिक शुद्धता, इन दोनों को गुणा करना है और 100 का भाग दे देना है। तो आपके किसी भी कोई भी बीज होगा, किसी भी फसल का होगा, उसमें आपके क्या आ जाएगा, वास्तविक उपयोगिता मान। और इसके अलावा एक और गुण बचता है, वह आता है आपके बीज ओज, सीड विगर। ओज, ओज का अर्थ होता है बीज, बीज के अंदर, बीज के चमक, बीज की सुडोलता, क्योंकि बीज की सुडोलता होगी, बीज के अंदर ओज होगा, तो उससे जो नर्सरी आएगी या उससे जो पौधा जन्म लेगा वो अच्छा होगा, अच्छे गुणों वाला होगा। तो बीज ओज अच्छा होना आवश्यक है। अगर कोई बीज खराब है, उसके अंदर चमक नहीं है, सुडोलता नहीं है, तो उससे अच्छे पौधे नहीं आ सकते। तो बीज ओज होना जरूरी है। ये हुआ अपने बीज के अंदर बीज के उत्तम गुण, या जितने भी जो उत्तम गुण हैं। उसके बाद में आता है आपके बीज उत्पादन के अंदर, बीज उत्पादन में अपने को जहां पर एक वैरायटी लगाई है या एक किस्म लगाई है, उसके बाद में दूसरी, अगर दूसरी किस्म लगा रहे हैं, उसी फसल की दूसरी किस्म लगाते हैं, तो उसके बीच में कुछ दूरी रखी जाती है, जिससे कि बीज, अपन कह रहे हैं आनुवंशिक शुद्धता को मेंटेन रखना है, उसके लिए अपने कुछ दूरी रखी जाती है, उसको कहा जाता है पृथक्करण दूरी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से याद करना इसको, पृथक्करण दूरी, इसको कहा जाता है आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है, क्यों कर रहे हैं, आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए। तो यहां पर सीधा आ जाएगा आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए। दो किस्मों के मध्य, किसमें रखी जाती है, दो किस्मों के मध्य रखी जाने वाली दूरी क्या कहलाती है, पृथक्करण दूरी कहलाती है। और पृथक्करण दूरी का उद्देश्य क्या हो गया, आनुवंशिक शुद्धता को अपने को बनाए रखना है, यानी कि आनुवंशिक रूप से बीज को शुद्धता बनाए रखना है। तो आनुवंशिक शुद्धता, अब आनुवंशिक शुद्धता फसलों के अनुसार होती है, और फसलों के अंदर जैसा परागण का बिहेव होता है, यानी कि उनमें जैसा परागण पाया जाता है, उसके आधार पर उनमें पृथक्करण दूरी डिसाइड होती है। तो देखो फसलों के अंदर अगर आप देखोगे, तो यहां पर एक बार बताता हूं, परागण के बारे में बताता हूं, आता भी है क्वेश्चन। तो परागण, तो परागण में अपने को देखो, एक तो होता है स्वपरागण और एक होता है पर परागण। दो प्रकार के परागण होते हैं। तो पर स्वपरागण और पर परागण, स्वपरागण का अर्थ होता है उसी पौधे के पुंकेसर से निकला हुआ जो पोलन है, परागकण है, वो उसी की वर्तिका पर गिरे और उसको क्या करे, फर्टिलाइज या निषेचित करे, तो वो कहलाएगा स्वपरागण। लेकिन दूसरे किसी फ्लावर से, दूसरा कोई पौधा है, उसके फ्लावर से आकर अगर किसी पौधे को फर्टिलाइज करता है, यानी कि निषेचित करता है, तो उसको कहा जाता है पर परागण। अब स्वपरागण के लिए भी कुछ चीजें होती हैं और परपरागण के लिए उत्तरदायी भी कुछ चीजें होती हैं, वो भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि पूछा जा सकता है। स्वपरागण, स्वपरागण के लिए उत्तरदायी, इसमें एक आपके आता है क्लिस्टोगेमी। बिल्कुल सिंपल है, दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, वैसे तो काफी लेंदी पोर्शन है, लेकिन अपने को दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। क्यों होता है, तो क्लिस्टोगेमी, ये अपने को ध्यान रखनी है। क्लिस्टोगेमी का अर्थ होता है पुष्प का नहीं खुलना, पुष्प का नहीं खुलना, फ्लावर
डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी कि पुष्प कभी खुलता ही नहीं है। अगर पुष्प ओपन नहीं हो रहा है उस केस में पर परागण होने के चांसेस ही नहीं है। आपके गेहूं में ये चीज पाई जाती है, धान के अंदर ऐसा होता है, ये एग्जांपल है इसका गेहूं जो। फिर एक आता है आपके चश्मोगेमी। चश्मोगेमी का अर्थ होता है फ्लावर खुलता तो है लेकिन निषेचन के बाद, यानी कि उसके अंदर परागण पहले से ही हो चुका होता है, उसको कहा जाता है चश्मोगेमी। तो यानी कि परागण के बाद या निषेचन के बाद। और इसका एग्जाम्पल है आपके मूंग। पुष्प खुलता है लेकिन क्या होगा उसके अंदर, वो परागण के बाद में खुलता है, इस कारण से क्या हो गया आपके उसके अंदर भी स्वपरागण ही होता है। तो यहाँ पर क्लिस्टोगेमी हुआ, चश्मोगेमी हुआ, इसके कारण से स्वपरागण के ही चांस होते हैं। अब बात आती है परपरागण। परपरागण क्यों हो सकता है कि जैसे मान लो फ्लावर अगर बिल्कुल ओपन है, ओपन फ्लावर होगा और दोनों मेल और फीमेल अगर दोनों उसमें पाए जाते हैं और पाए जाने के बावजूद भी अगर जैसे उनके दोनों के अंदर अगर पक्वन की अवधि अलग अलग हो, जैसे नर भाग और मादा भाग की पक्वन की अवधि अलग अलग हो, तो उस केस में भी क्या होगा, परपरागण होता है। जैसे यहाँ पकने की अवधि के आधार पे होता है, डाइकोगेमी के आधार पे होता है। दो अपने एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, सिंपल अपन जो मेजर चीजें हैं वही पिकअप करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर पूछा जाता है अपने, सबसे पहले एक बाजरे का आता है और फिर दूसरा आता है अपने मक्का का पूछा जाता है, क्योंकि मक्का के अंदर और बाजरे के अंदर दोनों पुष्पों का अलग अलग, मक्का में दोनों पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं लेकिन उनका पक्वन की अवधि होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि मैच्योर होने की अवधि है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले अगर अपने पूछा जाता है दो भाग होंगे, एक होगा आपके नर भाग और एक होगा मादा। तो नर भाग होगा, नर आता है आपके एंड्रोसियम से, तो एंड्रोसियम से, और मादा आएगा आपके गाइनोसियम से। तो आपके प्रोटो यानी पहले, प्रोटो यानी पहले। अब प्रोटो गायनी हो सकती है या प्रोटो एंड्री, तो प्रोटो एंड्री की बात करें और एक प्रोटो गायनी की बात करें। अगर फसलों के अंदर आप बात करते हो क्यों परपरागण हो रहा है, तो यहाँ पर प्रोटो एंड्री में ध्यान रखना है, मक्का एग्जाम्पल है, यानी कि मक्का में नर, एंड्री का मतलब एंड्रोसियम बड़ा, नर वो पहले मैच्योर होता है, यानी कि मक्का के नर पुष्प को क्या कहा जाता है, मक्का का नर पुष्प होता है टेसल, यानी कि टेसल होगा वो यहाँ पहले परिपक्व हो जाएगा। फिर आता है आपके प्रोटोगाइनी, यानी कि गाइनोसियम मादा भाग, प्रोटो यानी पहले मादा भाग परिपक्व होता है, यानी कि उसके अंदर जो ओवरी होती है वो पहले रिसेप्टिव हो जाती है वृत्तिका, और ये आता है आपके बाजरा। और इसी कारण से इसके अंदर परपरागण पाया जाता है। अब एक और क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है जो अपने चाहे हॉर्टिकल्चर के अंदर हो या इसके अंदर हो, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जिन दो प्रकार के पौधे होते हैं, जैसे मान लो कि एक ही पौधे पर नर भाग है, एक पर मादा भाग है। कुछ पौधों के अंदर जैसे अभी मक्का का मैंने एग्जांपल बताया था, उसमें नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग हैं लेकिन वो एक ही पौधे पर स्थित हैं। तो उसको कैसे समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। यहां पर आपको देखो दोनों चीजें देखनी है, एक आएगा मोनोसियस, एक आएगा डायोसियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मोनोसियस और डायोसियस। मोनो का अर्थ होता है एक, इसका अर्थ क्या हुआ, मोनो का अर्थ है एक, क्लियर। और सीएस का अर्थ होता है स्थित होना, तो एक पर स्थित होना, ये आ गया स्थित। अब आप किसकी बात कर रहे हैं, यहां बात कर रहे हैं कि नर और मादा पुष्प, यानी कि नर यानी कि मेल और फीमेल पुष्प। अब मेल और फीमेल पुष्प एक पर स्थित और एक किस पर होंगे, पौधे पर, तो यहां पर लिख देते हैं पौधे पर। तो क्या हुआ, नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर स्थित होते हैं लेकिन एक फ्लावर में नहीं है, एक पुष्प में नहीं है। कहां होंगे, एक ही पौधे पर है परंतु अलग अलग जगह पर। एक ही पुष्प में होते तो उसको कहते हैं द्विलिंगी। क्या बोलते हैं उसको, द्विलिंगी, यानी कि दोनों लिंग उसी के अंदर है, दोनों नर और मादा भाग उसी में है, जिसको अपन कहते हैं हर्मोफरोडाइट भी कहा जाता है जिसको। तो वहां पर यहां पर नर और मादा पुष्प एक पुष्प में नहीं है, एक पौधे पर है,
लेकिन अलग अलग जगह पर है। और इसका एग्जाम्पल अभी आपने बात की थी, यहां पर आता है मक्का। मक्का के अंदर नर और मादा पुष्प होते हैं, वो एक ही पौधे पर होते हैं लेकिन अलग अलग जगह पर होते हैं। फिर बात आती है आपके डायोसियस की। तो डायोसियस, डायो का अर्थ वही आपको वैसा का वैसा ही लिखना है, डायो का अर्थ दो, और किसकी बात हो रही है, पौधों की, तो दो पौधों पर। और सियस का अर्थ क्या है, स्थित, किसकी बात हो रही है, नर और मादा पुष्प की। तो यहां पर जो आपके आएगा वो आया, क्या आया, नर तथा मादा पुष्प दो पौधों पर, यानी कि दो पौधे अलग अलग पौधे हो गए, तो दो अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं। और इसका एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं आपके पपीता के अंदर पौधे। हालांकि अब जो वेराइटीज आ रही हैं वो आपके डायोसियस है, यानी गाइनोडायोसियस भी है, तो आपके पपीता है। फिर इसके बाद में आता है आपके खजूर। खजूर के अंदर भी ऐसा होता है, नर पुष्प, नर प्लांट अलग होता है, मादा प्लांट अलग होता है। तो नर और मादा पुष्प का दो अलग अलग पौधों पर स्थित होना क्या कहलाता है, डायोसियस कहलाता है। और नर तथा मादा पुष्प का एक ही पौधे पर स्थित होना क्या कहलाता है, मोनोसियस कहलाता है, लेकिन वो अलग अलग जगह पर होते हैं। और उसका एग्जाम्पल है आपके मक्का। ये होता है आपके मोनोसियस और डायोसियस। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा आता है। अब एक बार वापस बैक आइए। यहां पर ये प्रोटोगाइनी अपन बात कर रहे थे, यहां पर बीज के अंदर, फसलों के अंदर जो आपका स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण और परपरागण के आधार पर अपनी फसलों को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। स्वपरागित हो सकती हैं, परपरागित हो सकती हैं, दो तो प्रकार हैं। लेकिन एक प्रकार और आता है, वो आता है बहुधा परपरागित। क्या होता है देखते हैं इसको। तो देखो यहां पर एक आएगा आपके स्वपरागित, एक आता है परपरागित, और फिर आता है आपके बहुधा बहुधा परपरागित, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड। स्वपरागित का अर्थ है कि उनमें परागण स्वयं हो रहा है। परपरागित का अर्थ है कि उनके अंदर परागण दूसरे किसी फ्लावर से आके पोलन आके हो रहा है। और बहुधा परपरागित यानी कि बहुधा यानी कभी कभी कभी, और परागित परपरागित यानी कभी कभी परपरागण होना। ये कौन सी होती है, पहले ये देखो, यहां पर अपने को ध्यान रखना है स्वपरागण। तो स्वपरागण है, यहां पर अपने को सबसे पहले सभी के अंदर क्रॉस आ रहा है, तो क्रॉस से ही अपन समझेंगे, क्योंकि इसमें भी क्रॉस बता रहे हैं, इसमें भी। तो परपरागण, क्रॉस पोलिनेशन जिसको अपन कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन, परपरागण। तो यहां पर स्वपरागित फसल है, तो इसका अर्थ होगा कि उसमें क्रॉस पोलिनेशन होगा वो 5% से कम होगा। यानी कि वे फसलें जिनमें परपरागण 5% से कम होता है वो स्वपरागित कहलाती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि उनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन है। वो सेल्फ पोलिनेशन कितना हो रहा है, 95% हो रहा है। 95% कौन सा रह गया, क्योंकि 95% से भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 5% से कम क्रॉस पोलिनेशन यानी कि परपरागण हो रहा है, वे फसलें कहलाती है स्वपरागण। और दूसरा आता है आपके परपरागित फसलें। तो जिनके अंदर जो क्रॉस पोलिनेशन यानी कि परपरागण हो रहा है, अगर वो 95% से ज्यादा परपरागण हो रहा है, तो वे फसलें कौन सी हो जाएगी, आपके परपरागित फसलें हो जाती है। फिर इसके बाद में आता है बहुधा परपरागण। तो बहुधा परपरागण के अंदर हम अगर किसी भी फसल के अंदर ये कहें कि फसल तो कौन सी है, परपरागित, क्योंकि कभी कभी तो कौन सा हो रहा है, परपरागण हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कभी कभी परपरागण हो जाता है, इसका अर्थ है फसल तो कौन सी है, वो स्वपरागित है। लेकिन उसको स्वपरागित कब मानते, जब उसमें क्रॉस पोलिनेशन 5% से कम होता। तो कभी कभी क्रॉस पोलिनेशन है वो 5% से एक्सीड कर जाता है, यानी कि 5% से ज्यादा हो जाता है। तो 5% से ज्यादा होने के कारण से इसको क्या कहा जाता है, अपन उसको कहेंगे बहुधा परपरागित। हालांकि मोस्टली जो देखा गया है परपरागण मैक्सिमम 30% तक देखा गया है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर, जो आपकी मैं बता रहा हूं ज्वार है, आपके कपास है, तो इसके अंदर। लेकिन 5 से वैसे ये
क्योंकि अगर क्रॉस पोलिनेशन 95% से ज्यादा होता तो उसको परपरागित बोलते, और स्वपरागित इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि 5% से कम होना चाहिए परपरागण, और यहाँ 5% से ज्यादा जा रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको कहते हैं बहुधा परपरागित। अब यहाँ पर बहुधा परपरागित के लिए आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर कपास इसी के अंदर आता है आपका, और ज्वार इसी के अंदर आता है। अब बात आती है आपके यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, स्वपरागण और परपरागण जितनी भी फसलें, और इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नॉर्मली परागण परागण होगा वो आपके देखो किस किस के द्वारा होता है, यहां ध्यान रखने की बात है, या तो किसके द्वारा हो सकता है, कीट के द्वारा, और मोस्टली देखते हैं मधुमक्खी परागण का कार्य करती है। फिर इसके बाद में किसके द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा। अब कुछ फसलों के अंदर कीट मधुमक्खी के अलावा भी होता है, मधुमक्खी के अलावा जैसे मान लो घरेलू मक्खी किसके अंदर परागण करती है, आम में, आम के अंदर परागण का कार्य मधुमक्खियां नहीं करके घरेलू मक्खी करती है। तो यहाँ पर जैसे अपन जिस क्रॉप में जाते हैं, अगर अपने को पोलन ब्रस्टिंग दिखती है, अपन ये कह सकते हैं कि पोलन का पाउडर अगर अपने को दिखता है, या अगर उसके अंदर मधुमक्खियां नहीं है, तो उस केस में अगर मधुमक्खियां होगी तो 100% उसमें जो पोलिनेशन होगा, परागण होगा, वो कौन सा होगा, परपरागण होगा। अगर वहां पर नहीं है, उस केस में क्या होगा, स्वपरागण हो रहा होगा। जैसे गेहूं के अंदर फ्लावर खुल ही नहीं रहा है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसमें स्वपरागण होगा। जौ में फ्लावर नहीं खुल रहा है तो उसमें स्वपरागण होगा। धान भी उसी ग्रुप में आता है आपके, और दालें हैं वो उसी ग्रुप में आती है। अरहर को अपन अगर छोड़ देते हैं तो याद करने का तरीका यही है कि आपके जितनी भी, जैसे बात करते हैं अपने, अगर अनाज वाली फसलों की बात करते हैं, गेहूं आ जाता है, जौ आ जाता है, धान आ जाता है, क्लियर। तो ये तीनों फसलें आई, ये आपकी किस में चली जाती हैं, स्वपरागण के अंदर। अब इसके बाद में आता है आपके बाजरा और मक्का, ये चली जाती है आपके परपरागण के अंदर। इसके बाद में आपका बहुधा के अंदर जो ज्वार रह गया वो बहुधा के अंदर है। उसके बाद में दालों के अंदर मैंने बताया, अभी अपन ने लिखा है दालों के अंदर अरहर लिखना है, उसको अपन किसमें ले जाते हैं, उसको ऑप्शन के अंदर। और उसके बाद में आपके जितनी दालें बच जाती है वो स्वपरागण, क्योंकि दालों के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, चश्मोगेमी। तो यहाँ पर, और उसके अलावा जैसे सरसों है, तो सरसों किसमें होगी, आपके परपरागण के अंदर होगी, क्योंकि उसके अंदर मधुमक्खियों के द्वारा परागण होता है। और कुछ फसलें हैं जैसे बाजरा है, उनके अंदर विंड के द्वारा भी होता है। एक इनमें क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, इतना डीपली आपको नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाता है कीट, तो कीट आपके दो चीजें, जैसे विंड हवा एनिमोमीटर, यानी कि एनिमोफिली आ जाएगा। फिर यहाँ पर इंसेक्ट के द्वारा होता है तो एंटोफिली हो जाएगा। तो एंटोफिली ध्यान रखना, एनिमोफिली। हाइड्रोफिली भी होता है, लेकिन हाइड्रोफिली जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जैसे अपन नारियल की बात करते हैं, कोस्टल एरियाज में हाइड्रोफिली के द्वारा भी होता है। तो आपके जितनी भी फसलें होगी, अगर वो स्वपरागित फसलें हैं, उस केस में आपको जो पृथक्करण दूरी रखनी है वो न के बराबर, क्योंकि जिसमें क्रॉस हो ही नहीं रहा है, परपरागण जिसमें हो ही नहीं रहा है, उसके अंदर अपने को अंतराल रखने की आवश्यकता ही नहीं है। और परपरागित फसलों के अंदर अपने को क्या है, जो आपका पृथक्करण दूरी है उसको बहुत ज्यादा रखने की आवश्यकता पड़ती है। अब जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके अंदर जो पृथक्करण दूरी रखी जाती है वो मैं बताता हूं। पृथक्करण दूरी आपके दोनों का ध्यान रखना, एक तो फाउंडेशन के लिए आएगा और एक आपके सर्टिफाइड सीड के लिए आएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, अपन ने लिखा था गेहूं है, गेहूं के बाद में जो है धान है, आपके इनमें पृथक्करण दूरी यानी कि स्वपरागित फसलों के अंदर पृथक्करण दूरी 3 मीटर, वो 3 मीटर इसलिए रखी जाती है कि आपके जो आपका वेराइटी है उस वेराइटी को आप सुपरवाइज कर सको, सुपरविजन के बीच के अंदर सुपरविजन कर सके, इसके लिए 3 मीटर का एक पाथ रखा जाता है। अदरवाइज उसमें पृथक्करण दूर रखने की आवश्यकता नहीं हो। दूसरा मैकेनिकल मिक्सर, जब आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो, कटाई कर रहे हो, तो उसमें भी थोड़ा सी दूरी रहेगी, 3 मीटर का पाथ रहेगा, तो उसमें मैकेनिकल मिक्सर होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये तो हो गया आपके 3 मीटर। इसके बाद में आपके अब बात आती है कि जिनमें कुछ जो स्वपरागित तो है लेकिन कुछ ज्यादा उसके अंदर परपरागण है वो कुछ ज्यादा हो जाता है, तो उस केस के अंदर अपने को क्या करना होता है, कुछ दूरी ज्यादा रखनी होती है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब जैसे मान लो कि आप चने की बात करते हैं, तो चने के अंदर आपके क्या आ जाता है, 10 मीटर रखा जाता है, 10 मीटर और 5 मीटर रखा जाता है। अब आपके इसके बाद में आता है तो कपास आता है, तो कपास के अंदर आपके 50 मीटर रखी जाती है, 50 मीटर रखी जाती है।
आपके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आएगा सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि और सबके अंदर क्रॉस पोलिनेटेड के अंदर क्रॉप टू क्रॉप सारी चीजें वेरी कर रही हैं, लेकिन और जैसे आपके बहुत सारी बुक्स के अंदर देखा भी होगा, जवार के अंदर अपने 200 भी लिखा हुआ आता है, जवार के अंदर अपने 400 भी लिखा हुआ आता है और 300 भी लिखा हुआ आता है। ऐसे ही मक्का के अंदर देखते हैं, लेकिन अपने को सिंपली देखो क्या ध्यान रखना है आपको, अगर आप, क्योंकि इसमें देखो एक संकुल किसमें होती है, फिर आपके जिसको कंपोजिट कहते हैं, कंपोजिट वेराइटीज होगी, फिर आपकी हाइब्रिड वेराइटीज होगी, तो इसके उनके अनुसार उनके अंदर दूरी अलग अलग होती है। जो आपका बेसिक है उसके आधार पे अगर क्वेश्चन आता है आपके, वही आपको पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो जवार है, बाजरा है, मक्का है, इनके अंदर आपको 400 रखनी है, 400 मीटर, और यहां पर आ जाएगी आपके 200 मीटर। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका यहां पर पूछा जाता है हाइब्रिड बाजरा, और हाइब्रिड बाजरा के अंदर 1000 मीटर रखी जाती है, किसके लिए, फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन के लिए 1000 मीटर की दूरी रखी जाती है, और यहां पर वही आपके 200 मीटर आ जाएगा। इसके बाद में आपके एक आपके पूछा जाता है, जैसे उसके अंदर सूरजमुखी में पूछा आता है, तो सूरजमुखी के अंदर भी यही आता है, सनफ्लावर है, सनफ्लावर के अंदर भी आपके क्या आएगा, 400 मीटर ही रखी जाती है। इसके बाद में आता है आपके, जैसे प्याज है, गोभी वर्गीय है, तो गोभी वर्गीय के अंदर आपके 1600 मीटर रखी जाती है। चलो वो तो आपके किस में आ जाता है, वो वेजिटेबल्स में आ जाता है। जो अनाज वाली फसलें हैं उनके अंदर ये रखी जाती है। और क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है यहाँ से पूछा जाता है, और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाता है कि जो आपके गोभी वर्गीय है, तो गोभी वर्गीय के अंदर 1600 मीटर रखी जाती है। ये हो गई आपके पृथक्करण दूरी, यानी कि बीज वाले पार्ट के अंदर पृथक्करण दूरी तक। और उसके अलावा सबसे पहला क्वेश्चन बताया, एक बार वापस डिस्कस करेंगे, उसके पहले एक बार अपने इसके अंदर एक बीज के अंदर एक चीज और होती है, वो होती है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था यानी कि डोरमेंसी जिसको कहते हैं अपन। सुषुप्त अवस्था, सुषुप्त अवस्था का अर्थ होता है सारी चीजें, यानी कि सभी अनुकूलन होते हुए भी बीज का अंकुरित नहीं होना, वो क्या कहलाता है, आपके डोरमेंसी कहलाता है। यानी कि सारे नमी है या उसके लिए जितनी अनुकूलन की आवश्यकता है, वो सारी चीज अनुकूल होते हुए भी अगर बीज अंकुरित नहीं होता है तो उसको कहा जाता है डोरमेंसी। अब डोरमेंसी अलग अलग क्रॉप्स के अंदर डोरमेंसी अलग अलग होती है, कुछ के अंदर लंबी समय तक होती है, कुछ में अल्प समय तक होती है, कुछ में डोरमेंसी नहीं होती। अब डोरमेंसी नहीं होती, इसका एग्जाम्पल भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि डोरमेंसी किस में नहीं पाई जाती, तो अपने सबसे बड़ी समस्या है जो दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलों, खरीफ दालों के अंदर आपने देखा होगा मूंग, ये जैसे ही फलियों के अंदर अगर इनको नमी प्राप्त हो जाती है तो ये फलियों में उग जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इनके अंदर डोरमेंसी पाई ही नहीं जाती। बाजरा है, मूंगफली है, इनमें अल्प समय तक डोरमेंसी पाई जाती है, कुछ समय तक डोरमेंसी होगी, थोड़े दिन बाद में, जैसे अपन देखते हैं खलिहान के अंदर, जैसे अपन हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद में थ्रेसिंग करते हैं, और थ्रेसिंग के बाद में जहां पर वो सीड गिरता है, अगर उसको नमी मिल जाती है तो वो वहां पर अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन अदर क्रॉप्स में ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जांपल आप बात करें गेहूं के अंदर, अगर गेहूं के अंदर भी अपन थ्रेसिंग कर रहे हैं, वहां पर सीड गिरा हुआ है तो सीड जर्मिनेट नहीं होता, यानी कि गेहूं के अंदर डोरमेंसी अधिक समय तक पाई जाती है। वापस उसके अंदर जर्मिनेशन कब होगा, जब उसको वो ही टेम्परेचर मिलेगा। तो डोरमेंसी किस कारण से हो सकती है, एक आपके कोई भी फिजिकल डोरमेंसी हो सकती है, यानी कि कोई भी भौतिक कारण हो सकता है। अब भौतिक कारण होगा, यानी कि अपन बात करते हैं भौतिक कारण होगा अगर बीज के ऊपर कठोर आवरण है, क्योंकि जब तक बीज में नमी नहीं पहुंचेगी, आवरण अगर कठोर है, अगर बीज में नमी नहीं पहुंच रही है, तो उस केस में जो बीज के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, यानी कि जल अपघटनीय एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे, यानी कि एम्ब्रियो सुसुप्त अवस्था में ही रहेगा, और उस केस में जर्मिनेशन नहीं होगा। तो कठोर आवरण भी पाया जा सकता है। दूसरा आपकी फिजियोलॉजिकल हो सकती है, कार्यकीय, यानी कि पहले से ही आपके बीज के अंदर कोई भी कार्यकीय कारण, कोई भी कार्यकीय विकार के कारण से हो सकती है। उसकी फिजियोलॉजी ऐसी ही है जिसको अपन ये कह सकते हैं कि उसकी कार्यकीय कारण से भी उसके अंदर डोरमेंसी पाई जाती है। जैसे अपन अपने बात की वीट के अंदर बात की, तो उसके अंदर कार्यकीय है, क्योंकि उसके बीज का
जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो वैसा ही है, तो उसके अंदर डोरमेंसी नहीं है। अब इनको सुसुप्तावस्था हटाने के लिए क्या किया जाए? तो सुसुप्तावस्था हटाने के लिए अपन बात करते हैं सुसुप्तावस्था के लिए। तो सुसुप्तावस्था के लिए जहां कठोर आवरण है, इसमें 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी सारे पढ़ेंगे, लेकिन एक आता है आपके सबसे पहले खुरचना। लेकिन अगर आप इनको देखो तो आप इनको पढ़ो किसके आधार पे? सबसे पहले लिखते हैं स्केरिफिकेशन, दूसरा आता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्केरिफिकेशन का अर्थ होता है स्क्रैप यानी कि खुरचना, और स्ट्रेटिफिकेशन का अर्थ होता है स्तरण। उसके बाद में आपके अपन कह सकते हैं रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी डोरमेंसी को तोड़ा जा सकता है, वो भी आपके क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले स्केरिफिकेशन की बात करते हैं। तो स्केरी खुरचना किसमें क्या आता है? यानी कि भौतिक कारक के कारण से अगर किसी में कठोर आवरण पाया जाता है तो कठोर आवरण को तोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं? खुरचना काम में लिया जाता है। तो ये हो गया आपके स्केरिफिकेशन। अब बात आता है स्ट्रेटिफिकेशन, जहां फिजियोलॉजिकल बात आती है, यानी कि कुछ फसलों के अंदर जैसे लो टेम्परेचर पे है तो बीज को 24 आवर्स के लिए अपन क्या करते हैं? लो टेम्परेचर पे रखते हैं। वैसे स्ट्रेटिफिकेशन लो एंड हाई दोनों टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। मोस्टली आपने किताबों में पढ़ा होगा कि लो टेम्परेचर के लिए काम में लेते हैं, यानी बीज को कम तापक्रम पर रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, हाई टेम्परेचर भी रखते हैं और लो टेम्परेचर भी, दोनों के अंदर काम मिल जाता है। जिनको हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है अंकुरण के लिए उनको हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है, और जिनको लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उनको लो टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर तापक्रम के द्वारा उपचारित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपके स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरण। अब बात आती है रासायनिक पदार्थों की। तो रासायनिक पदार्थ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके थायोयूरिया। थायोयूरिया हमेशा क्वेश्चन आता है। आलू के अंदर सुसुप्तावस्था हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थायोयूरिया। इसके बाद में अगला ही क्वेश्चन आता है आपके, वो आता है पादप हार्मोन। वह पादप हार्मोन जो सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, और वो आता है आपके जो एब्सिसिक अम्ल है। एब्सिसिक अम्ल होता है वो किसका एंटी है? उसको अपन कहते हैं जिब्रेलिक एंटी जिब्रेलिन। एब्सिसिक अम्ल को क्या कहा जाता है? एंटी जिब्रेलिन। याद रखने की बात है, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो आपका एबीए है, एब्सिसिक अम्ल है, वो सुसुप्तावस्था बढ़ाता है, यानी कि सुसुप्तावस्था को काज करता है। तो यहाँ पर वो किसका एंटी हुआ? जिब्रेलिन का। इसके लिए इसका अर्थ क्या हुआ? अगर एब्सिसिक अम्ल अगर सुसुप्तावस्था को काज कर रहा है, यानी सुसुप्तावस्था बढ़ा रहा है, इसका मतलब जिब्रेलिन होगा वो सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए काम में। तो यहाँ पर ध्यान रखना पादप हार्मोन का पूछा जाता है, तो पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जिब्रेलिन, जिब्रेलिक अम्ल, वह पादप हार्मोन जो सुसुप्तावस्था हटाने के लिए काम में लिया जाता है, तो वो हो जाएगा आपके जिब्रेलिक अम्ल। इसके बाद में आपके KNO3 भी काम में लिया जाता है, ये भी आपके सुसुप्तावस्था तोड़ने के अंदर काम में लिया जा सकता है। तो ये हो गया आपके डोरमेंसी। डोरमेंसी के कारण भौतिक कारक भी हो सकता है, कठोर आवरण हो सकता है। इसके बाद में आता है आपके फिजियोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल रीजंस के लिए अपन क्या काम में ले सकते हैं? रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं और स्तरण कर सकते हैं। और जहां पर कठोर आवरण की बात आती है तो कठोर आवरण के लिए क्या किया जा सकता है? अपने स्केरिफिकेशन अपन काम में लेते हैं। तो बीज के अंदर आपके सबसे, वापस एक बार इसको रिपीट करते हैं। तो बीज के अंदर अपने बात की, बीज के अंदर सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि बॉटनिकली बीज क्या है? तो बॉटनिकली बीज हो जाएगा आपके परिपक्व, यानी कि मैच्योर एम्ब्रियो, परिपक्व भ्रूण होगा, वो आपके बॉटनी के अनुसार बीज होगा। लेकिन एग्रोनॉमिकली क्या होगा? कोई भी पादप भाग जो फसल उत्पादन के लिए काम में लिया जाता है उसको अपन क्या कहेंगे?
बीज कहेंगे। इसके बाद में बीज की क्लासेस थी। बीज की क्लासेस में ध्यान रखना है जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात आती है बीज में, जो भी बीज है उसका टैग का रंग क्या होता है, टैग का कलर पूछा जाता है। उसके बाद में इनके अंदर आनुवंशिक शुद्धता पूछी जाती है और किसके द्वारा किसकी देखरेख में उत्पादन किया जाता है और किसानों को कौन सा बीज फसल उत्पादन के लिए दिया जाता है। तो फसल उत्पादन के लिए कौन सा बीज दिया जाता है, आपके सर्टिफाइड सीड दिया जाता है। इसके बाद में ये अपने डिस्कस किया था कि संतति हमेशा बतानी है। जैसे अगर आप बताओगे फाउंडेशन सीड किसकी संतति है, तो फाउंडेशन सीड होगा वो आपके प्रजनक की संतति हो जाएगा। लेकिन उत्पादन किया जाता है तो दोनों से होता है, खुद फाउंडेशन के द्वारा भी और आप उसका जो उसकी जिसका मदर प्लांट है यानी कि उसके पहले वाली क्लास जिसको अपन प्रजनक बीज कहते हैं। ऐसे ही सर्टिफाइड के लिए पूछा जाता है तो सर्टिफाइड संतति तो किसकी हो जाएगी, आधार की। लेकिन अगर उत्पादन पूछा जाता है तो किसके द्वारा, खुद सर्टिफाइड के द्वारा भी और आधार बीज के द्वारा भी उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में ये आपकी बात हुई थी सीड एक्ट की, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सीड एक्ट वाला। सीड एक्ट कब लागू हुआ, सीड एक्ट कब बना। फिर इसके बाद में आता है आपके इनके अंदर अंकुरण प्रतिशत, उत्तम गुण। उत्तम गुणों के अंदर आनुवंशिक शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। उसके बाद में अंकुरण प्रतिशत, तो अंकुरण प्रतिशत अलग अलग क्रॉप्स के अंदर अलग अलग है और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है आपके भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता के बाद में रियल वैल्यू ऑफ सीड और बीज औज। वैसे इसका क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है कि आरवी कोई भी फसल हो उनके अंदर रियल वैल्यू का मान कितना होना चाहिए, तो रियल वैल्यू का मान कभी भी 75 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आता है आपके पृथक्करण दूरी। आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जो दूरी दो किस्मों के मध्य रखी जाती है उसको पृथक्करण दूरी कहते हैं। और पृथक्करण दूरी के लिए अपन ने डिस्कस किया कि जो परागण का प्रकार है, क्योंकि अभी उसके बाद में अपन ने देखा कि जो स्वपरागित फसलें होती हैं उनमें पृथक्करण दूरी कम रखी जाती है, लेकिन जो परपरागित फसलें होती है उनके अंदर पृथक्करण दूरी ज्यादा रखी जाती है। 2 प्रकार की के परागण अपन ने देखे, स्वपरागण और परपरागण। और कौन कौन सी क्रियाएं होती है जिसके कारण से स्वपरागण होता है, कौन कौन सा होता है जिसके कारण से आपके परपरागण होता है। प्रोटोगाइन और प्रोटो एंड्री इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। इसके बाद में आता है आपके डायोसियस और मोनोसियस, दोनों को आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखना है। डायोसियस का और मोनोसियस का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में आता है आपके जो स्वपरागित थी, परपरागित थी और बहुधा परपरागित, तो कौन कौन सी फसलें किस आधार पे, मैंने आपको बताया कि किस आधार पे होता है। जिनके अंदर 5% से कम परपरागण हो वो स्वपरागित फसलें होती है, जिनके अंदर 95% से ज्यादा परपरागण हो वो परपरागित होती है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके अंदर परपरागण 5% से ज्यादा स्वपरागित होती हैं, लेकिन उनमें परपरागण क्या होता है 5% से ज्यादा हो जाता है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, बहुधा परपरागित फसलें कहा जाता है। इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया कि पृथक्करण दूरी, तो पृथक्करण दूरी मैंने आपको बताई, पृथक्करण दूरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, पृथक्करण दूरी का क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद में आता है आपके डोरमेंसी, तो बीज सुसुप्तावस्था, सभी इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। और इसके तोड़ने के उपाय हैं, तोड़ने के उपायों के अंदर मैंने आपको बताया कि 2 इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपके एक थायोयूरिया है और एक पादप हार्मोन GA3। उसके अलावा पोटेशियम परमंगनेट भी काम में ले सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट भी काम में ले सकते हैं, लेकिन थायोयूरिया और आपके पादप हार्मोन जिब्रेलिक अम्ल का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये था आपके बीज के अंदर जो भी पूरा का पूरा जितना मैटर है और जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो अपने डिस्कस किया। अभी के लिए बस इतना ही, और इसके बाद में आपके जो भी आगे का है सिंचाई और खरपतवार उनमें से अगला देखेंगे। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.